हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। 23 अक्टूबर 2018 को बेंगलोर में रात के करीब 11:15 बजे ओरेकल कस्टमर सर्विस सेंटर में एक पियोन 7वें फ्लोर पर नाइट शिफ्ट में काम करते हुए एक एम्प्लॉय के पास जाता है और जाके कहता है कि आपसे मिलने 2 विजिटर आए। वो एम्प्लॉय थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि समय रात की 11:15 बज रही थी, लेकिन इससे पहले भी उसके दोस्त रात को मिलने आ चुके थे तो उसे लगा दोस्त होंगे। वो नीचे मीटिंग रूम में आता है जहाँ दोनों गेस्ट बैठे हुए थे। जब उन दोनों को देखता है तो वो उन्हें पहचान नहीं पाता। सोचते सोचते उनके पास जाता है, तभी उनमें से एक व्यक्ति अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हेलो मिस्टर तरुण। ये नाम सुन उस एम्प्लॉय का दिमाग घूम जाता है क्योंकि ये नाम उसने 15 साल बाद किसी के मुंह से सुना था। 15 साल से उसकी पहचान प्रवीण भटेले थी। उसके दफ्तर के लोग, उसकी पत्नी, दोनों बच्चे, दोस्त, पड़ोसी सब उसे प्रवीण भटेले के नाम से ही जानते थे। जब वो व्यक्ति हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो तरुण भी बिना सोचे हाथ आगे बढ़ा देता है। वो दोनों विजिटर्स सादी वर्दी में पुलिस वाले थे। हाथ मिलाते हुए वो तरुण की उंगलियां टटोलता है और जिस उंगली में रिंग पहनता है वो ढूंढने पर उसे टूटी हुई पाता है। जैसे ही पुलिस वाले को वो टूटी हुई उंगली का पता लगता है, उसे यकीन हो जाता है कि यही तरुण जीनाराज है। दोनों उसे लेकर बिल्डिंग के नीचे उतारते हैं। नीचे बेंगलोर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। एक पुलिस वाला अहमदाबाद में बैठे अपने सीनियर को तरुण के फोटो के साथ मैसेज करता है, गॉट इट। अगली सुबह यानी 24 अक्टूबर 2018 को पुलिस वाले उसे अहमदाबाद ले जाते हैं। अब यह सवाल आता है कि क्यों ओरेकल कस्टमर सर्विस के एक सीनियर मैनेजर को रात को 11:15 दो पुलिस वाले ने किसी और के नाम से पुकारा और उठा के ले गए। तो बात यह थी कि वो दोनों पुलिस वाले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से बेंगलोर तरुण जीनाराज नाम के व्यक्ति की तलाश में आते हैं और उसे अहमदाबाद ले जाते हैं। ये पूरी कहानी 2018 से 15 साल पीछे यानी 2003 से शुरू होती है। अहमदाबाद में एक कपल थे जिनकी शादी दिसंबर 2002 में हुई थी। लड़की, जिसका नाम सजनी कृष्णन था, वो अहमदाबाद के ही एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी और लड़का स्कूल में पीटी टीचर और वॉलीबॉल कोच था। दोनों की फैमिली मेनली केरला से थी। लड़की का परिवार अहमदाबाद आ गया और लड़के का परिवार केरला से मध्य प्रदेश आता है क्योंकि उसके पापा एमपी में पीटी टीचर थे। फिर बड़े भाई की अहमदाबाद नौकरी लग जाती है तो वो भी साथ में अहमदाबाद चला जाता है। फिर केरला के कुछ लोगों के जरिए इनका रिश्ता तय हो जाए और घर वालों की मर्जी से शादी भी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। वॉलीबॉल मैचेस के लिए अक्सर हस्बैंड अहमदाबाद से बाहर जाया करता था, तो वो अपनी पत्नी से कहता, जब भी मैं बाहर जाऊं तो तुम अपने मायके चली जाना क्योंकि यहाँ चोर उचक्के बहुत है। सजनी का मायका अहमदाबाद में ही था। वहाँ उसके माता पिता और बहन रहते थे तो वो वहाँ चली जाती थी। आखिरी बार वो 5 अक्टूबर 2003 को अपने घर जाती है, लेकिन जाते वक्त एक अजीब बात होती है। जब वो उसके घर से जा रही थी तो गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए अपने पापा से पैसे मांग लेती है। इस बात पर उसके पापा उससे पूछ लेते हैं कि दामाजी और तुम्हारे बीच सब ठीक तो है ना? तो वो जवाब देती है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। ये उसके घर वालों से उसकी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। फिर 14 फरवरी 2003 वैलेंटाइंस डे की शाम करीब 7:30 बजे के आसपास सजनी की अपनी बड़ी बहन से फ़ोन पर बात होती है। बिल्कुल नॉर्मल 10-15 मिनट बातें करते हैं। फिर 2 घंटे बाद अचानक उसके हस्बैंड का सजनी के घर पर फ़ोन आता है और रोते हुए कहता है कि फ़ौरन हॉस्पिटल आइए, सजनी की हालत बहुत सीरियस है। ये सुनकर घर वाले जल्द से जल्द हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। तब तक पता चलता है कि सजनी की मौत हो चुकी है। उस बीच हस्बैंड बैठ कर रोया जा रहा था। पुलिस को भी बुलाया जाता है और अपनी जांच शुरू करती है। घर पर सब सामान बिखरा पड़ा था, कुछ सामान गायब भी था। पता लगता है कि सजनी को उसके ही दुपट्टे से गला घोंट के मारा गया था। पहली नजर में पुलिस को लूट का मामला लगता है। फिर हस्बैंड भी यही कहता है कि मैं हमेशा कहता था यहाँ चोर उचक्के बहुत आते हैं तो हमेशा सावधानी बरतना। अब इस घटना के बाद लड़के की हालत लगातार खराब हो रही थी क्योंकि उनकी शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। घर वालों को भी उससे हमदर्दी और अफसोस होता है। अगले दिन सजनी का पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तब हस्बैंड की ऐसी हालत नहीं थी कि वो अंतिम संस्कार करे, तो उसका बड़ा भाई मुख अग्नि देते हैं और इस सदमे की वजह से उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है और 15 फरवरी को उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। पुलिस अपनी जाँच करती है, इलाके के कुछ चोर उचक्के की लिस्ट बनाती है, किसी तरह से हत्यारे को ढूंढने की कोशिश करी जाती है। लेकिन अचानक 16 फरवरी 2003 की शाम को यानी घटना के 2 दिन बाद उसका बड़े भाई पुलिस को फ़ोन लगा के कहता है कि मेरा भाई गायब है, वो हॉस्पिटल से गायब हो गया। हस्बैंड के अलग अलग बयानों
और बार बार कुछ पूछने पर रो देने की वजह से पुलिस को वैसे ही उस पर शक था। और तो क्राइम सीन पर खोजी कुत्ता भी बार बार उस पर ही भौंक रहा था, लेकिन इस बात को सब नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वो आखिरकार हॉस्पिटल से भी भाग गया। इस वजह से पुलिस का शक और बढ़ गया। मामला इतना बड़ा था, साथ ही ये खबर मीडिया में भी बहुत तेजी से फैलने लगी। और तो और जिस पर शक था उसे हॉस्पिटल में बिना पहरेदारी पर रखा गया था। इन्हीं वजहों से पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है, उन पर उंगलियां उठने लगती है। सजनी के घर वाले भी लापरवाही का इल्जाम लगाते हैं। फिर पुलिस सजनी के हस्बैंड यानी तरुण जीनाराज को खोजने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि पुलिस 2004 में तरुण के भाई और माता पिता को भी इस हत्याकांड में शामिल होने के शक में उन्हें जेल में कुछ दिनों के लिए बंद करती है और लाई डिटेक्टर टेस्ट से भी गुजारा जाता है, जिससे कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होती। 2003 में हुआ कत्ल की जांच करते करते अब 2006 आ गया था। तब तक भी तरुण का कोई पता नहीं चला। तब जाके सजनी के माता पिता उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब उनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है। पूरी कहानी सुनने के बाद मोदी जी पुलिस को केस रीओपन करने को कहते हैं। सजनी केस की फाइल फिर से खोली जाती है, पर साल दर साल बीत जाते हैं, लेकिन ना सजनी के कातिलों का कोई पता लगता है, ना ही तरुण का। अब साल आया 2009। पुलिस को खबर लगती है कि इतने सालों में पहली बार तरुण का कोई पता लगा। असल में तरुण के माता पिता केरला के थे, तो वो वहाँ उनसे मिलने पहुँच गया। उसे देख उसके माता पिता भी घबरा गए। इसके बाद कुछ ही दिनों में उसके पिता की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। पता करने पर पुलिस को कोई सुराग सबूत हाथ नहीं लगता, पर पुलिस को इतना पता चल चुका था कि कहीं न कहीं इसकी माँ को तरुण के बारे में कुछ तो पता है। समय बीतता जाता है और अब साल आता है 2016। इस समय डीसीपी दीपक बद्राण के अंदर ये केस की शुरू से जांच करते हैं। इनकी टीम इस केस से जुड़े हर एक शख्स का इतिहास का पता लगाती है। इस टीम का सबसे मुख्य टारगेट तरुण था। इसके पीछे ये कारण था कि अगर तरुण मिल जाता है तो उससे जुड़े हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले पुलिस वाले सादे कपड़ों में मंदसौर पहुंच जाते हैं उसकी माँ का पता लगाने। यहाँ पुलिस सादे कपड़ों में पेइंग गेस्ट के रूप में तरुण की माँ यानी अनम्मा की निगरानी करने के लिए रहते हैं। निगरानी पर तो पुलिस को कुछ खास पता नहीं लगता है, पर अनम्मा के पड़ोसी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर देते हैं। पुलिस वालों के मधुर व्यवहार से प्रभावित पड़ोसी बताते हैं कि इस बूढ़ी अम्मा जो रिटायर्ड नर्स है, इसके 2 बेटे हैं। एक अहमदाबाद में है और दूसरा बेटा कहीं साउथ इंडिया में रहता है। ये बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन थी, पर पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब पुलिस अनम्मा पर और कड़ी निगरानी करने लगती है। इसके साथ ही इस केस से जुड़े सैकड़ों मोबाइल नंबर्स की जांच करी जाती है, कहीं कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हुई। इन नंबरों पर आने जाने वाले सभी नंबरों पर निगरानी की जाती है। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता है। इस दौरान पुलिस टीम हजारों मोबाइल रिकॉर्ड्स चेक कर लेती है, मगर किसी भी नंबर का कनेक्शन तरुण कुमार जीनाराज नाम के किसी भी व्यक्ति से नहीं निकलता है। पुलिस तरुण के करीबी लोगों पर कड़ी निगरानी करती है। खास तौर पर उसकी मां अनम्मा और उसके भाई पर विशेष निगरानी की जाती है। कई समय बाद भी अनम्मा के मोबाइल पर तरुण से रिलेटेड किसी भी नंबर पाए नहीं जाते हैं। इतनी असफलता के बाद भी पुलिस हिम्मत नहीं हारती। फिर अनम्मा का मोबाइल सर्विलेंस पर लगाया जाता है और इस पर आने जाने वाले एक एक मोबाइल नंबर की डिटेल खंगालने का काम शुरू किया जाता है। पुलिस की महीनों की मेहनत फाइनली एक दिन कामयाब होती है नजर आती है। दरअसल क्या हुआ, एक दिन अनम्मा के मोबाइल पर एक अनजान लैंडलाइन नंबर से फोन आता है। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल खंगाली जाती है तो पता लगता है कि ये बेंगलुरु में ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से दर्ज है। पुलिस ये सोचकर हैरान हो जाती है कि इस बूढ़ी रिटायर्ड नर्स का ओरेकल कंपनी से क्या लेना देना। इसी सिलसिले में अहमदाबाद पुलिस की ये टीम बेंगलोर पुलिस से कॉन्ट्रैक्ट करती है। ओरेकल इंडिया के बेंगलोर ऑफिस में जाके तरुण नाम के व्यक्ति की जांच की जाती है। तो बेंगलोर पुलिस HR डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करती है और उनसे एम्प्लॉय लिस्ट मंगवाती है, जिसमें पता लगता है कि तरुण कुमार जीनाराज नाम का कोई व्यक्ति वहां पर काम नहीं करता। इसके बाद भी पुलिस एक और कोशिश करती है। तरुण की पुरानी फोटो लेकर इस ऑफिस के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया जाता है और लोगों से पूछा जाता है कि ऐसा दिखने वाले किसी व्यक्ति को कभी देखा है क्या। कुछ दिनों की मेहनत के बाद एक व्यक्ति दावा करता है कि उसने ऐसे दिखने वाले व्यक्ति को देखा हुआ है। जब पुलिस उन फोटोज को दिखा के कंपनी में पूछताछ करती है तो उन्हें बताया जाता है कि इस फोटो में जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो तरुण नहीं बल्कि ओरेकल इंडिया के एग्जीक्यूटिव प्रवीण भटेले है। पुलिस के लिए ये जानकारी बहुत अहम थी। वो समझ जाते हैं कि तरुण नाम बदल कर रह रहा है।
पहले पुलिस का प्लान उस ऑफिस में छापा मारने का था, फिर प्लान बदल दिया जाता है और सिर्फ 2 पुलिस वाले सादी वर्दी में जाते हैं ताकि तरुण को कहीं भनक न लग जाए। पुलिस इतने वक्त से उसे ढूंढ रही थी तो उन्हें यह भी मालूम था कि एक वॉलीबॉल के मैच के दौरान एक बार तरुण की रिंग फिंगर टूट गई थी। ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए दोनों ऑफिसर को बताई गई थी। 23 अक्टूबर के दिन तरुण की नाइट ड्यूटी थी। दोनों पुलिस ऑफिसर सिविल ड्रेस में ओरेकल कंपनी के ऑफिस में मीटिंग रूम में पहुंचते हैं और पियोन से मैसेज भिजवाया जाता है कि 2 गेस्ट उससे मिलने आए हैं। और जब वो मिलने आते हैं तो हाथ बढ़ाते हुए पुलिस कहते हैं, हेलो मिस्टर तरुण, और उंगलियां टटोलते हैं। 15 साल हो गए, पहली बार किसी ने उसे तरुण कहकर पुकारा। ये नाम सुनते ही सामने मौजूद व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और वो पसीने पसीने हो जाता है। तरुण की पहचान कंफर्म होते ही पुलिस कहती है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, चुपचाप हमारे साथ चलो। तरुण भी समझ गया था कि 15 साल तक पहचान उसने छुपाई उसका पुलिस ने पता लगा लिया है और बिन जोर जबरदस्ती वो उनके साथ चला जाता है। ऑफिसर बिल्डिंग के नीचे मौजूद पुलिस टीम को खबर करते हैं। पकड़े जाने पर तरुण कहता है, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। फिर उसे अहमदाबाद ले जाया जाता है और 25 अक्टूबर 2018 के दिन तरुण को अदालत के सामने पेश किया जाता है, जहां से आगे की पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पूछताछ के दौरान कई चौंका देने वाले खुलासे होते हैं और सबसे पहला सवाल उससे 15 साल पहले हुए सजनी के मौत के बारे में पूछा जाता है। इस बारे में बात करते हुए तरुण खुलासा करता है, दरअसल उस दिन घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि सजनी के साथ शादी करके वो खुश नहीं था, क्योंकि असल में वो किसी और से प्यार करता था। पर घर वालों के कहने पर वो सजनी से दिसंबर 2002 में शादी कर लेता है। कुछ ही समय में उस शादी से वो उब जाता है और वैलेंटाइंस डे के मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो उसे बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। इसके बाद वो अपने घर जाके सजनी के दुपट्टे से उसका ही गला घोंट देता है और घर में सब सामान बिखेर कर कुछ सामान गायब कर देता है और घर में चोरी का नाटक करता है। सबसे पहले खोजी कुत्ता तरुण पर भौंकता है और पूछताछ और शुरुआती जांच में शक की सुई तरुण पर ही घूमती है। इसी कारण तरुण हॉस्पिटल से भाग जाता है और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है। तब तक सजनी के मौत की खबर उसे भी आ गई थी। पूछने पर तरुण बताता है कि उसी ने सजनी को मारा। यह पता चलता ही वो लड़की उसे धक्के मार के भगा देती है, यह कहते हुए कि मैं किसी कातिल से शादी करना नहीं चाहती। उसके बाद वो सीधा दिल्ली निकल जाता है और वहाँ कुछ समय के लिए कॉल सेंटर पर काम करता है। तरुण खुलासे में यह भी बताता है, फिर वो भोपाल में रह रहे अपने दोस्त प्रवीण भटेले के पास जाता है। प्रवीण तरुण के कॉलेज दिनों में जूनियर हुआ करता था। वहाँ जाके उसे अपनी एक झूठी कहानी बताता है। उसे कहता है कि उसे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब उसके पास ना पैसे है, ना घर है और ना ही नौकरी है। ये बात सुन प्रवीण उसे अपनी ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में इंग्लिश टीचर की नौकरी दे देता है। यही काम करते करते तरुण के दिमाग में शैतानी आइडिया आता है और इस दौरान वो धीरे धीरे प्रवीण के करीब आने की कोशिश करता है और उसका पर्सनल कंप्यूटर भी यूज करने लगता है, जिससे मौका देख के वो प्रवीण के सभी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट स्कैन कर देता है। बाद में वो उन डॉक्यूमेंट्स में प्रवीण की जगह अपना फोटो लगाकर फर्जी कागजात बनवा देता है और दुनिया के सामने प्रवीण भटेले के नाम से जीने लगता है। इन डॉक्यूमेंट से वो पासपोर्ट भी बनवा लेता है। इसके बाद वो पुणे जाता है। वहाँ उसकी निशा नाम की लड़की से मुलाकात होती है। अपने आप को अनाथ बता उससे दोस्ती कर ली और उसे भी अपना नाम प्रवीण भटेले ही बताया। पुणे में ही नौकरी करते हुए शादी भी कर लेता है। फिर 2009-10 में ये दोनों बेंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ ये ओरेकल कंपनी में प्रवीण के फर्जी डॉक्यूमेंट्स की दिखाकर अच्छी जॉब भी हासिल कर देता है, जहाँ उसका 22 लाख का सालाना पैकेज था। कमाल की बात तो ये थी कि उन फर्जी दस्तावेज से कंपनी की ओर से वो 3 बार अमेरिका के दौरे पर भी जाकर आ जाता है। बेंगलोर में बड़े अच्छे अपार्टमेंट में रहते थे। समय के साथ 2 बच्चे भी हो जाते हैं। जब कभी उसके माता पिता मिलने आते तो तरुण निशा को उन्हें अपना चाचा चाची बताता। निशा से पूछताछ करने पर वो कहती है, मैं तो इस व्यक्ति को प्रवीण भटेले के नाम से ही जानती हूँ। इसकी ये असलियत उसकी पत्नी तक को नहीं पता था। इन सभी खुलासे के बाद तरुण को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद से ही वो कई बार बेल की अपील करता रहता है, लेकिन किसी भी अदालत द्वारा उसे बेल नहीं दी जाती है और फिलहाल वो साबरमती जेल में ही है। केस सोल्व होने के बाद अहमदाबाद पुलिस की पूरी देश में वाहवाही होती है, जिन्होंने 15 साल तो लगा दिए पर इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं करी कभी।
तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक या कहानी के साथ।